जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही थी तो उसी क्रम में हम लोग बीपीएजी 172 सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तीसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक वो दो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे या फिर उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग उसको देख लीजिएगा। और अगर आप लोग इन क्लास की फ्री पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको इसको जो है पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोग इन सब्जेक्ट का गैस पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना। क्या करना है? shop.hindustanknowledge.com। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग उसको देख के जो है उस पर क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको सिंपली आना है, अपना जो है पेपर कोड वो टाइप करना है बीपीएजी 174। तो यहां पर देखिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में गैस पेपर मिल जाएगा, तो यहां से आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग यहां से डाउनलोड करते हैं तो एक बार अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप अपना जो स्पैम फोल्डर एक बार चेक कर लीजिए। स्पैम फोल्डर में आपको जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं वापस हम अपने प्रश्नों की ओर। तो हमारा यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के अर्थ और प्रभाव की चर्चा कीजिए। यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है उसका अर्थ क्या है और उसके क्या जलवायु परिवर्तन के प्रभाव होते हैं वो देखेंगे। तो जलवायु परिवर्तन आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धरती के वातावरण में धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं जो प्राकृतिक और मानवीय कारणों से होते हैं। इसमें तापमान में वृद्धि, मौसम में असामान्यता, बर्फ का पिघलना, समुद्र स्तर में बढ़ोतरी आदि देखने को मिलते हैं। जलवायु परिवर्तन का असर न केवल पर्यावरण पर पड़ता है बल्कि मानव जीवन, कृषि, जल संसाधन और जैव विविधता पर भी पड़ता है। यानी कि जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या है? इसमें होता है वातावरण में धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं जो कैसे होते हैं, जो प्राकृतिक और मानवीय कारणों से होते हैं। जिसमें क्या होता है, तापमान वृद्धि होती है, कभी बारिश अचानक हो जाती है, बर्फ पिघलती है और जिस बर्फ पिघलती है तो समुद्र स्तर में बढ़ोतरी आदि देखने को मिलता है। इसी को हम लोग कहते हैं जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन का अर्थ क्या है? जलवायु परिवर्तन का अर्थ है धरती की जलवायु में दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय तक चलने वाले परिवर्तन। यह परिवर्तन तापमान, वर्षा, हवाओं और अन्य जलवायु घटकों में होता है। जलवायु क्या होता है? जलवायु क्या होता है? जलवायु परिवर्तन का अर्थ क्या है? जलवायु परिवर्तन का अर्थ है धरती की जलवायु में दीर्घकालिक जो परिवर्तन चलते हैं उसको हम लोग कहते हैं जलवायु परिवर्तन। ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो प्राकृतिक कारणों से जलवायु परिवर्तन, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन या फिर सूर्य की गतिविधियां, इससे जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं प्राकृतिक कारणों से जलवायु परिवर्तन। और जो मानव जनित कारणों से जलवायु परिवर्तन होते हैं, जैसे औद्योगिक उत्सर्जन, जंगलों की कटाई, वाहनों से निकले धुएं, अत्यधिक कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग, ये सब क्या है? ये सब आपके मानव जनित जो है कारण से जलवायु परिवर्तन होते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, मानव जनित जो जलवायु परिवर्तन है सबसे खतरनाक है क्योंकि यह तेजी से हो रहा है और इसके परिणाम भी गंभीर हो सकते हैं। आप जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो है आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जैसे जो आपकी CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और जलवाष्प, ये गैसें क्या करती हैं? वायुमंडल की गर्मी को सोख लेती हैं और तापमान बढ़ा देती हैं। यानी कि जो CO2 होती है, मीथेन, CH4, N2O, ये सब क्या करती हैं? ये सब क्या करती हैं? जो सूर्य की दिन के समय गर्मी आती है वो इसको अवशोषित कर लेती है, जिससे हमारे जो वातावरण का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। इसके बाद है वनों की कटाई। तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। जब पेड़ हम काट देते हैं तो यह गैस वातावरण में बढ़ जाती है। सिंपल है, जब वनों की कटाई होगी और क्योंकि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तो पेड़ कटेंगे तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित नहीं होगी तो वो वातावरण में रहेगी। वातावरण में रहेगी तो वो ऊष्मा को अवशोषित करेगी। अवशोषित करेगी तो हमारा टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहेगा। इसके बाद है औद्योगिक गतिविधियां। कारखानों से निकलने वाले धुएं और रसायन वातावरण को प्रदूषित करते हैं। यानी कारखानों से जो धुआं निकलता है, जो रसायन निकलते हैं वो भी वातावरण को प्रदूषित करते हैं। इसके बाद वाहनों से प्रदूषण होता है। कोयला, गैस और तेल का अत्यधिक उपयोग, ये जीवाश्म ईंधन जलाने से होता है जिससे ग्रीन हाउस से गैस बनती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जलाने में बनेगी CO2 बनेगी और यही CO2 ऊष्मा को जो अवशोषित करेगी और हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। आप देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव हो सकते हैं। पहले प्रभाव यही है, तापमान में वृद्धि होगी, बर्फ पिघलेगी तो समुद्र स्तर में वृद्धि होगी, यानी कि जो तटीय इलाके होंगे वो डूब जाएंगे। मौसम में बदलाव होगा
और इसके बाद कृषि पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब मौसम में बदलाव होगा तो बारिश होगी या फिर कभी बारिश नहीं होगी, तूफान आएगा, इससे जो है कृषि पर भी जो है प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद जल संकट, यानी कि जल स्रोत सूखते जा रहे हैं, पानी योग्य जल की उपलब्धता भी कम हो रही है। इसके बाद है स्वास्थ्य पर असर, गर्मी से बीमारियां बढ़ रही है, जैसे हीट स्ट्रोक, त्वचा रोग, मलेरिया, ये सब ज्यादा गर्मी की वजह से होती हैं। साफ हवा और साफ पानी की कमी से लोगों की सेहत खराब हो रही है, यानी कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ेगा तो लोगों की जो है सेहत खराब होगी। इसके बाद है जैव विविधता पर प्रभाव, यानी कई जीवों और पौधों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, और इसके बाद इकोसिस्टम भी असंतुलित हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आंसर का निष्कर्ष देंगे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन लिखे तो निष्कर्ष देना जरूरी है, इससे लगता है कि आपका आंसर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है जिसका प्रभाव हर देश, हर क्षेत्र और हर व्यक्ति पर पड़ रहा है। यह न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि मानव जीवन को भी संकट में डाल रहा है। इस पर काबू पाने के लिए हमें हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा, वृक्षारोपण करना होगा, ऊर्जा की बचत करनी होगी और जीवाश्म ईंधनों का कम उपयोग करना होगा। यदि हम अभी से सावधानी नहीं बरतेंगे तो भविष्य की पीढ़ियों को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसके बाद चलते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है, सतत विकास पर श्रमिक संघों और निगमों की भूमिका की जांच कीजिए। यानी कि सतत विकास में जो श्रमिक संघ है और निगम है, उनकी क्या भूमिका रहती है। तो सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता ना करे। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है। तो सतत विकास का अर्थ हमने पहली वीडियो में देखा था, क्या है, ऐसा विकास जो वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा करे और जो भविष्य की पीढ़ियां आए उनको भी संसाधन के साथ समझौता ना करना पड़े, उसी को हम लोग कहते हैं सतत विकास। इस दिशा में सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि श्रमिक संघ यानी कि ट्रेड यूनियंस और निगम यानी कॉरपोरेशंस की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों संगठन अपने अपने स्तर पर सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे श्रमिक संघों की भूमिका। तो श्रमिक संघों कर्मचारियों के हित की रक्षा करने वाले संगठन होते हैं। वे सतत विकास में इन तरीकों से योगदान देते हैं। सबसे पहले तो है श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। श्रमिक संघ सुनिश्चित करते हैं कर्मचारियों को सुरक्षित, सम्मानजनक और सम्मानकार वातावरण मिले। यह सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके बाद है सुरक्षित कार्यस्थल और समर्थन। पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित कार्यस्थल का समर्थन करना सतत विकास का हिस्सा है। संघ प्रदूषण से बचाव, सुरक्षा उपकरणों और प्रशिक्षण की मांग करते हैं। इसके बाद है हरित नौकरियां यानी ग्रीन जॉब्स को बढ़ावा देना। श्रमिक संघ सरकार और कंपनियों से मांग करते हैं कि वैसी नौकरियां पैदा करें जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, जैसे सौर ऊर्जा, पुनर्चक्रण, स्वच्छ ऊर्जा आदि। इसके बाद नीतियों पर प्रभाव। संघ सरकारों और कंपनियों पर पर्यावरण अनुकूल नीतियां बनाने का दबाव डाल सकते हैं। इसके बाद है कर्मचारियों को जागरूक करना। वे अपने सदस्यों को पर्यावरण संरक्षण, जल, ऊर्जा की बचत, टिकाऊ जीवन शैली के बारे में जागरूक करते हैं। इसके बाद है सामाजिक न्याय के लिए काम। तो सतत विकास में सामाजिक समानता और गरीबी हटाना भी शामिल है। संघ यह सुनिश्चित करते हैं कि श्रमिकों को उचित वेतन मिले और छुट्टी मिले और स्वास्थ्य सेवाएं भी मिले। तो ये सब क्या है, ये सब जो है श्रमिक संघों की भूमिका होती है सतत विकास में। इसके बाद देख लेते हैं निगम की भूमिका क्या होती है। तो निगम चाहे वे छोटे व्यापारी हो या फिर बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां हो, सतत विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। पहला है कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी कि CSR। कई कंपनियां अपने मुनाफे का हिस्सा सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यों में लगाती हैं, जैसे स्कूल खोलना, पेड़ लगाना, स्वच्छता अभियान चलाना। तो ये भी एक तरीका है सतत विकास को बढ़ावा देना। इसके बाद है हरित उत्पादन यानी ग्रीन प्रोडक्शन। तो पर्यावरण अनुकूल तकनीकों और कच्चे माल का उपयोग करना, जैसे बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, ऊर्जा की बचत करने वाली मशीनें इत्यादि। इसके बाद है ऊर्जा और जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन और रिसाइकलिंग। और इसके बाद पर्यावरण अनुकूल आपूर्ति श्रृंखला, कर्मचारियों और ग्राहकों को जागरूक बनाना और नवाचार, मतलब कि निगम नए उत्पाद और सेवाएं विकसित करते हैं जो पर्यावरण पर कम प्रभाव डालें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सोलर पैनल, स्मार्ट होम डिवाइस। तो ये क्या करते हैं, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनियां होगी तो वो सतत विकास का ध्यान रखेंगी, ऐसी चीजें बनाएंगी जो पर्यावरण पर कम प्रभाव डालें। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर श्रमिक संघों और निगमों के बीच सहयोग।
तो जब श्रमिक संघ और निगम मिलकर काम करते हैं, सतत विकास के लक्ष्य और तेजी से पूरे हो सकते हैं। जैसे कंपनियां अपने कर्मचारियों के सुझावों को सुने और उनको टिकाऊ परियोजनाओं में शामिल करें। श्रमिक संघ पर्यावरण अनुकूल नीतियों का समर्थन करे और बदलाव के लिए सहयोग दे। तीसरा है, दोनों मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम, वृक्षारोपण, ऊर्जा बचत अभियान चला सकते हैं। इसके बाद निष्कर्ष में देख सकते हैं। निष्कर्ष में आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर जो भी है उसको समराइज करके निष्कर्ष में लिख देना है। तो सतत विकास केवल सरकार या वैज्ञानिक की जिम्मेदारी नहीं है। श्रमिक संघ, निगम दोनों इस दिशा में अहम भूमिका निभाते हैं। जहां श्रमिक संघ सामाजिक समानता और सुरक्षित कार्य को बढ़ावा देते हैं, वहीं निगम पर्यावरण अनुकूल तकनीक, उत्पादन और नीतियों से टिकाऊ भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। ये दोनों मिलकर काम करें तो एक संतुलित, समृद्ध और पर्यावरण सुरक्षित समाज की कल्पना पूरी हो सकती है। इसके बाद चलते हैं, हमारा तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण की सुरक्षा में स्वदेशी मतलब कि अपने देश के लोगों की भूमिका के महत्व को समझाइए। स्वदेशी लोग वे समुदाय हैं जो पीढ़ियों से एक खास क्षेत्र में रहते हैं और जिनकी जीवन शैली, संस्कृति और परंपराएं प्रकृति से गहराई से जुड़ी होती हैं। इनका जीवन जंगल, नदियों, पहाड़ों और धरती से सीधा जुड़ा होता है। इसलिए ये लोग पर्यावरण की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वदेशी लोग क्या हैं? वे ऐसे समुदाय जो बहुत सारी पीढ़ियों से एक जगह ही रह रहे हैं, तो उनका क्या होता है, उनको उस जगह से लगाव हो जाता है। और जब लगाव हो जाता है तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस जगह का पर्यावरण को सुरक्षित करना। इसके बाद है प्राकृतिक संसाधनों को संतुलित उपयोग, यानी कि स्वदेशी समुदायों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग है वो बहुत सोच समझ कर करते हैं। वे केवल उतना ही उपयोग लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है और प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मछली पकड़ना, शिकार, लकड़ी काटना या खेती करने में वे प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं और उनका मानना होता है कि धरती माँ है और उसकी देखभाल करना उनका धर्म है। इसके बाद आते हैं पारंपरिक ज्ञान और तकनीक। स्वदेशी लोगों के पास पर्यावरण से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान होता है जिसे उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा है। जैसे कौन सा पेड़ किस मौसम में फल देता है, कौन सी औषधीय जो पौधे हैं बीमारियों में काम आते हैं, या फिर मिट्टी की उर्वरता को कैसे बनाए रखें। यह ज्ञान विज्ञान के आधुनिक तरीकों से अलग है लेकिन बहुत कारगर होता है। यह ज्ञान जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की रक्षा और भूमि संरक्षण में बहुत मददगार हो सकता है। इसके बाद है जैव विविधता की रक्षा। तो स्वदेशी लोग अक्सर जंगलों, पहाड़ों, अन्य जैव विविधता से भरपूर क्षेत्रों में रहते हैं। उनकी संस्कृति और धर्म प्रकृति की विविधता का सम्मान करना सिखाते हैं। वे पेड़ों, जानवरों, पक्षियों और नदियों को भी जीवात्मा मानते हैं। इस कारण वे इनका शोषण नहीं करते हैं बल्कि इन्हें संरक्षित रखते हैं। देखिए, अगर आपको गैस पेपर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप 9580023321 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है वेबसाइट से परचेज करने में, या फिर आपने परचेज किया लेकिन आपको पीडीएफ नहीं मिली है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। चौथा है हमारा वृक्षारोपण और वन संरक्षण। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्वदेशी लोग जो होते हैं वो समुदाय वृक्षारोपण को धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा मानते हैं। वे अपने गांव के आसपास जंगलों को पवित्र वन के रूप में संरक्षित रखते हैं जहां पेड़ों को काटना मना होता है। इस तरह वे न केवल जंगलों को बचाते हैं बल्कि पूरे जो है इकोसिस्टम को सुरक्षित रखते हैं। इसके बाद है जल संरक्षण में योगदान। वे लोग जो क्या करते हैं, जल को जल देवता मानते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। और वे लोग जो है तालाब और नदियों को भी सफाई टाइम टाइम पर करते रहते हैं। इसके बाद है प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की उनके अंदर समझ होती है। स्वदेशी लोगों को अपने पर्यावरण की गहरी समझ होती है। वे मौसम में बदलाव, बाढ़ या सूखा या भूकंप जैसे संकट को पहचान सकते हैं। उनसे निपटने के पारंपरिक उपाय जानते हैं। ये तकनीकें बहुत बार आधुनिक विज्ञान से भी बेहतर साबित होती हैं। इसके बाद है सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण। तो स्वदेशी लोग साझा जीवन की भावना में विश्वास करते हैं। उनका समाज एक दूसरे के सहयोग और प्रकृति के सही अस्तित्व पर आधारित होता है। यह दृष्टिकोण आज की उपभोक्तावादी सोच से बिल्कुल अलग है, जहां केवल मुनाफे और उपभोग पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि जो जो स्वदेशी लोग होते हैं वो लोग समाज में एक दूसरे के सहयोग की भावना के साथ रहते हैं। वो सोचते हैं अगर हम किसी दूसरे की मदद करेंगे तो वो हमारी मदद करेंगे। जो कि आज क्या हो रहा है, आज सब अपने मुनाफा सोच रहे हैं, यानी कि अपना फायदा सोचते हैं, तभी वो आपके साथ आते हैं। इसके बाद हम निष्कर्ष देखेंगे। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए केवल तकनीक या सरकार की योजनाएं ही काफी नहीं है। हमें स्वदेशी लोगों के अनुभव, ज्ञान और दृष्टिकोण से भी सीखने की जरूरत है। आज जब जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, तब स्वदेशी समुदायों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।
उनका प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन हमें एक स्थायी और सुरक्षित भविष्य की दिशा दिखा सकता है। इसलिए स्वदेशी लोगों की संस्कृति और अधिकारों की रक्षा करना भी पर्यावरण संरक्षण का एक आवश्यक हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 प्रश्नों को कवर किया है। इसके बाद अभी आपकी और क्लासेस आएंगी, तो उनको आप लोग देख के अपना जो है पेपर बीपीएजी 174 का अच्छे से दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा।